हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रिपब्लिक डे के फ्लाई पास्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स द्वारा इनके एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया एक डिफरेंट एंगल से। साथ ही साथ यहाँ पर इंफ्रारेड इमेजेस भी इन एयरक्राफ्ट्स की दिखाई गई। तो ये इंफ्रारेड इमेजेस इन एयरक्राफ्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा अभी सर्विस में कुछ 80s के एयरक्राफ्ट हैं और कुछ मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में हमारे द्वारा रफाल इस्तेमाल किया जाता है, और 80s के एयरक्राफ्ट की बात करें तो मैक्सिमम जो हमारे एयरक्राफ्ट है जिसमें मिग-29 हैं, मिराजेस हैं और फ्लैंकर्स हैं यानी कि Su-30M के आए हैं, ये सब 80 के डिज़ाइंड एयरक्राफ्ट हैं। नॉर्मली जब हम इन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो हमारे द्वारा ये कहा जाता है कि ये अब 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट बन चुके हैं, क्योंकि इनको मॉडिफाई किया गया है मॉडर्न सेंसर से। लेकिन डिज़ाइन अभी भी वही 80s है, पर हम कहते हैं ये रेलेवेंट है क्योंकि एयरक्राफ्ट अभी भी मनोरेबल है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो चाहे मिग-29 हो, मिराजेस हो या फिर Su-30s हो, ये फिजिकल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देते हैं। इवन इनकी जो एजिलिटी है और मनोरेबिलिटी है, इसको आप रफाल से कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन तो इनमें हो ही गया है, तो इसलिए आप किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन जब IR इमेजेस दिखाई गई इन प्लेटफॉर्म्स की, तो काफ़ी मेजर डिफरेंस नज़र आया एक मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में और एक 80s के सोवियत डिज़ाइंड एयरक्राफ्ट में। तो डिज़ाइन की वजह से इन पुराने सोवियत एयरक्राफ्ट को कितना बड़ा ड्रॉबैक मिलता है मॉडर्न सिनेरियोज में, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दो तरह के डिटेक्शन होते हैं, एक एक्टिव डिटेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का, दूसरा पैसिव डिटेक्शन होता है। एक्टिव डिटेक्शन में क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो अपने रडार को यूज़ करता है, जिसकी EM वेव जाकर एनिमी एयरक्राफ्ट से टकराती हैं और वापस आती हैं उसके रडार सिग्नेचर के साथ, और इससे पता लगता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो ऑनबोर्ड एनिमी के सेंसर्स हैं, उनको भी पता लग जाता है कि उनको ट्रैक किया जा रहा है। ये सेंसर्स रडार वार्निंग रिसीवर्स होते हैं। दूसरा जो तरीका है जिसे पैसिव ट्रैकिंग कहते हैं, इसमें आपको एनिमी को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी EM वेव को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एनिमी का एयरक्राफ्ट है उसका खुद का एक इंफ्रारेड सिग्नेचर होता है, आपको उसे डिटेक्ट करना है अपने ऑनबोर्ड IR सेंसर से। तो इस केस में एनिमी को पता नहीं लग पाता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर उसे ये नहीं पता लगेगा कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, तो आपको एक मेजर एडवांटेज मिलता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का। बाकी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट भी ये एक इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि IR सिग्नेचर को सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक एयरक्राफ्ट के IR सिग्नेचर का पता लगाने के लिए एटमॉस्फेरिक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है, जो कि एक बैकग्राउंड की तरह तो एक्ट करता ही है, जो एयरक्राफ्ट को कॉन्ट्रास्ट देता है IR सिग्नेचर के साथ। बाकी ये एक मीडियम की तरह भी एक्ट करता है, जहां पर इसके IR सिग्नेचर प्रोपोगेट करते हैं। तो प्रोपोगेशन में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एटीन्यूएशन हो जाए जिसमें IR सिग्नेचर एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर स्कैटर हो जाए, तो इसमें डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। वहीं पर जो दूसरी चीज़ है उसमें एमिशन हो सकता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के थ्रू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से। तो एटमॉस्फेयर को अच्छा एब्जॉर्बर कहते हैं और ये गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन कुछ वेव बैंड पूरी ट्रांसपेरेंसी देते हैं इन हीट सिग्नेचर्स को। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 1 से 3 माइक्रोमीटर तक होती है, फिर 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है, और फिर 8 से 14 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसमें शॉर्ट वेव इंफ्रारेड होता है जो कि 1 से 3 माइक्रोमीटर तक है, फिर 3 से 5 माइक्रोमीटर को मीडियम वेव इंफ्रारेड कहते हैं, और फिर 8 से 14 माइक्रोमीटर को लॉन्ग वेव इंफ्रारेड कहा जाता है। तो अब इन तीनों बैंड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम समझ लेते हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है, उसका डिटेक्शन करना है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को यूज़ करते हैं। जैसे कि सन का डिटेक्शन करना है, तो उसके लिए आप SWIR को यूज़ कर सकते हैं। फिर जब बात आती है एयरक्राफ्ट के इंजन के नोजल एग्जॉस्ट की, यहाँ पर जो IR सिग्नेचर है, जो कि रिलेटिवली हाई है नॉर्मल IR सिग्नेचर से, तो यहाँ पर आप MWIR यानी कि मीडियम वेव इंफ्रारेड बैंड डिटेक्शन को यूज़ करते हैं। वहीं पर जो रिलेटिवली कम हीट सिग्नेचर्स होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट की बॉडी का टेम्परेचर वगैरह हो गया, ये आप लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड्स को यूज़ करके डिटेक्ट करते हैं। तो इन एग्जांपल से ये चीज़ साफ हो जाती है कि हमें शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड्स के डिटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें मीडियम वेव इंफ्रारेड डिटेक्शन चाहिए, साथ में लॉन्ग वेव इंफ्रारेड डिटेक्शन चाहिए, और ज़्यादातर जो IR सेंसर्स होते हैं वो यही दोनों बैंड्स को यूज़ करते हैं। तो जो मॉडर्न IR सेंसर्स होते हैं, इनमें मर्क्यूरी, कैडमियम, टेल्यूराइड, क्वांटम वेल इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, और ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं LWIR और MWIR EM बैंड्स के लिए। तो अब आगे बढ़ते हुए इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेंगे, लेकिन आप ये ज़रूर गूगल करिएगा
कि ये मर्क्यूरी कैडमियम टेल्यूराइड क्वांटम वेल इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स क्या होते हैं। तो मीडियम वेव इंफ्रारेड डिटेक्शन के लिए एक क्रायोजेनिक कोल्ड इंडियम एंटीमोनाइड सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है मर्क्यूरी कैडमियम टेल्यूराइड एरेज के साथ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी होती है। तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट के सेंसर से IR सिग्नेचर्स को छुपाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आजकल के जो नए IRST सेंसर्स हैं, ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की दूरी से IR सिग्नेचर्स को पकड़ सकते हैं। तो किसी भी एयरक्राफ्ट के IR सिग्नेचर का कम ज़्यादा होना लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को जब डिज़ाइन किया जाता है तो भले ही सरफेस में आपको स्टेल्थ फीचर्स ना दिखें जो कि उसे एक्टिव डिटेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं, लेकिन इसका कम से कम ध्यान रखा जाता है कि IR सिग्नेचर को सप्रेस किया जा सके ताकि जो पैसिव सेंसर्स हैं वो कम से कम अच्छे खासे डिस्टेंस से एयरक्राफ्ट को ना डिटेक्ट कर पाए। तो ये रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट से 2 इमेजेस निकलकर सामने आई हैं। सामने MiG-29 है और बगल में रफाल है। तो पीछे से जो एग्जॉस्ट हीट निकल रही है, इसे सप्रेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें इवन जो मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी बहुत एडवांटेज नहीं है, लेकिन जो फ्रंट से IR सिग्नेचर हैं उन्हें सप्रेस किया जा सकता है ताकि हेड ऑन मोड में अगर 2 एयरक्राफ्ट जा रहे हैं तो पैसिव सेंसर्स जो हैं वो डिटेक्ट ना कर पाए सामने वाले एयरक्राफ्ट को। तो MiG-29 को अगर आप देखेंगे तो जो एयर इनटेक है वहाँ से साफ साफ पूरा इंजन दिखाई दे रहा है जो कि गर्म है और IR सिग्नेचर पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वहीं पर अगर आप रफाल के एयर इनटेक को देखेंगे तो वो पूरा ब्लैक दिखेगा और इसके पीछे जो रीज़न है ये ऑप्टिकल ब्लॉकिंग है। तो डेफिनेटली इंजन में कम्बशन हो रहा है, टेम्परेचर बहुत आगे जा रहा है, तो इंजन तो बहुत गर्म होगा ही। पीछे से ज़्यादा होगा, आगे से कम होगा, लेकिन गर्म काफ़ी होगा। इसलिए ऑप्टिकल ब्लॉकिंग को यूज़ किया जाता है इंजन को छुपाने के लिए सामने से। तो MiG-29 में अगर आप एयर इनटेक में जागेंगे तो आपको सीधे सीधे इंजन दिखाई दे जाएगा। वहीं पर रफाल में एस शेप्ड एयर इनटेक्स को यूज़ किया गया है जो कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ब्लॉक करती हैं इंजन ब्लेड्स को सामने से। तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में एक्चुअली ज़्यादा ईजी होता है इंजन ब्लेड्स को छुपाना, जैसे कि LCA-13 में जो एयर इनटेक है ये साइड में है और इंजन बीच में है, तो ये वैसे ही इंजन ब्लेड्स को सामने से छुपा लेता है। लेकिन जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इनोवेशन जो है वो ये है कि सर्पेंटाइन स्टाइल एयर इनटेक को यूज़ किया जाता है या फिर एस शेप्ड एयर इनटेक को यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो इंजन ब्लेड्स हैं सामने से वो छुप जाते हैं। इवन जो AMCA बन रहा है वहाँ पर भी आपको एस शेप्ड के एयर इनटेक मिलेंगे। वहीं पर इवन Su-30 MKIs में भी जो इंजन है वो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। तो ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा 80s में डिज़ाइन हुए सोवियत एयरक्राफ्ट के बीच में और मॉडर्न रफाल जैसे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में। तो रियर IR सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ये जो IR सप्रेशन टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करने पर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस पेनल्टी देनी पड़ती है। तो जैसे कि F-22 रैप्टर में जो नोजल यूज़ किए गए हैं रेक्टेंगुलर शेप के हैं जो कि IR सिग्नेचर को कम करते हैं पर बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लाते। वहीं पर जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर है, यहाँ पर इंजन्स को एयरक्राफ्ट के विंग के ऊपर रखा है, साथ ही साथ IR सिग्नेचर को कम करने के लिए कूलिंग टाइल्स को भी लगाया गया है। सेम केस YF-23 के साथ भी था। तो यहाँ पर आपको ग्राउंड सेंसर के मुकाबले एडवांटेज मिल जाएगा, पर दूसरे एयरक्राफ्ट में जो सेंसर लगा है उससे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलेगा, पर परफॉर्मेंस पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। प्रॉपर नोजल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो इस फील्ड में अभी भी लगातार काम चल रहा है। जो डिटेक्शन सेंसर्स हैं वो एडवांस हुए हैं, तो एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में चेंजेस करने की बात आ रही है, लेकिन 80s के डिज़ाइन के मुकाबले जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनका IR सिग्नेचर काफ़ी कम होता है। तो पैसिव सेंसर्स के थ्रू इनका डिटेक्शन काफ़ी लेट होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए